गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? और बताइए, इन दिस टेक्नोलॉजी एज वेयर गुड एंड बैड ऑल आर थ्रू टेक्नोलॉजी, लेट्स बिगिन विद द सेशन विच इज केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉज। ठीक है ना? सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जल्दी जल्दी कर लीजिए। ओके, कल सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग की क्लास है ना सर? हाँ बेटा, कल सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग की क्लास है। इज क्लास स्टार्टेड खदीजा? यस, क्लास इज स्टार्टेड। ओके, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग अनन्या। गुड इवनिंग। और लेट्स बिगिन विद द इंटीग्रेटेड रेट लॉज। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉज के बारे में बात करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिएक्शन। देखो, हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हमने बोला था कि हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकते हैं, नेगेटिव ऑर्डर हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर हो सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड दैट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारी चीजें समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की। अब मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा। ये मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है। रिएक्शन हमारे पास है CH3, COOCH3। नाउ दिस इज मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, या फिर आप इसको मिथाइल इथनोएट भी बोल सकते हैं। सो इट इज मिथाइल इथनोएट। ठीक है, दैट रिएक्ट्स विद वाटर। ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस एज अ कैटलिस्ट। तो हम यहां पर बात करेंगे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन की। या चलो पहले एक काम करते हैं, आपको पहले हम बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन बताते हैं। बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहां पर वी हैव OH माइनस एज अ रिएक्शन, मीडियम, बेसिक मीडियम, और ये बन जाता है CH3COO माइनस along with CH3OH। सो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन बन जाता है। तो चलिए अब हम बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म? कुलदीप जाट, अभी हमने 5 बजे 11th की क्लास ली थी। कल शाम को 8 बजे हमारी 12th की क्लास है। 11th की क्लास है, कल शाम को 8 बजे भी हमारी 12th की क्लास है। 11th की, यार फिर क्यों मैं 12th बोल रहा हूं। हाँ, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम्म, अब यहां पर हमारे पास है मिथाइल एसीटेट रिएक्शन। अब इसके बाद हम रिएक्शन लेते हैं, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। चलिए अब इस रिएक्शन की बात करें। इस रिएक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शन विद द बेस। हमारे पास ये है, वी हैव CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द रिएक्टेंट दैट वी हैव।
अब जब हम इस रिएक्टेंट की बात करते हैं, ये रिएक्ट करता है OH माइनस के साथ, ठीक है। दिस इज OH माइनस। अब इस OH माइनस के अंदर वी हैव द इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान रखना है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये यहां अटैक करता है, ठीक है। जब ये यहां पे अटैक करता है तो प्लीज रिमेंबर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहां पे 4 के 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव कर जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड वी आर गोइंग टू गेट एन इंटरमीडिएट। एक स्पीशी मिल जाती है जिसको आइसोलेट किया जा सकता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एन इंटरमीडिएट। नाउ व्हाट इज एन इंटरमीडिएट हियर? Here we have CH3, this is C, this is O minus, this is O, here it is CH3, and here is the species which has attached, and that is OH. Clear? ये हमारे पास स्पीशी बन जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो स्पीशी है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, HOH के साथ। जब ये HOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन जो है यहां इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड क्लीव होता है, यहां से OH माइनस निकल जाता है, OH माइनस इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम हियर, एंड व्हाट वी गेट? वी गेट CH3C, यहां पर आ गया OH, here it is OCH3, यहां पर हमारे पास है OH। अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह बात ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक एटम पर 2-3 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते अनटिल एंड अनलेस उस एटम के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन, more than one oxygen are not stable on an atom unless there is an electron withdrawing group attached to the atom। उस एटम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप अटैच्ड है तब तो ठीक है, अगर नहीं तो वहां पर ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। यहां पर टेस्ट भी हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल होते हैं। अब जैसे कि कल हम करने वाले हैं टेस्ट, ठीक है। तो यहां से अब निकलेगा ऑक्सीजन, निकलेगा। नाउ वी हैव टू सी कि यहां पे एक्सेस में क्या है, जो भी एक्सेस में वो कंज्यूम हो जाएगा। यहां पर एक मिथाइल अल्कोहल भी कंज्यूम हो सकता है, यहां पे वाटर भी कंज्यूम हो सकता है, तो जो ज्यादा है वो कंज्यूम हो जाएगा, जो कम है वो बन जाएगा। यहां पे वाटर एक्सेस में है तो वाटर तो कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मूव करेगा, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा। सो व्हाट वी विल फाइंड इज कि यहां से CH3OH निकल जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट CH3C डबल बॉन्ड O OH। नाउ दिस इज एन एसिड और ये रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में जब ये रिएक्शन हो रहा है तो यहां बेसिक मीडियम में जो OH माइनस है ना, OH माइनस, ये OH माइनस अटैक कर जाएगा इस हाइड्रोजन पर, यहां से H2O निकलेगा, एंड वी आर गोइंग टू एंड विद CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब इस रिएक्शन की बात करो, दिस इज व्हाट वी हैव एज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द स्टेप नंबर 1, ठीक है। This is the step number 2, this is the step number 3, and this is the step number 4, ठीक है। अभी हमारे जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं स्टेप 1 is rate determining step, step 1 is the rate determining step।
अब स्टेप वन के अंदर हमारे पास दो स्पीशी है जो इंटरैक्ट कर रही हैं। एक स्पीशी है एस्टर और दूसरी स्पीशी है OH माइनस। तो ये दो स्पीशी हमारे पास है। तो अगर हमारे पास ये दो स्पीशी हैं तो इसके लिए रेट लॉ क्या बनेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से? प्रांजल वाले बेटा, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, नॉट जस्ट सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो यहां पर अगर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं तो व्हाट वी गेट इज वी हैव रेट is equal to K, that is what we have as the rate constant, into the concentration of one reactant into the concentration of OH minus। ठीक है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना, OH माइनस कैटलिस्ट नहीं है, रिएक्टेंट है। कैसे? यहां पर कंज्यूम हुआ, ये कंज्यूम हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ और यहां पे फिर से कंज्यूम हो गया। तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे OH माइनस की कंसेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। इस रिएक्शन का एक नाम है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर, यहां पे दो स्पीशी है, इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बाय मॉलिक्यूलर, क्योंकि इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर दो स्पीशी इन्वॉल्व है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज अ सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। याद हो गया? कोई कंफ्यूजन यहां पे? एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। इरम, क्या दिक्कत है बेटा? नो सर आपने बोला है, ये नो सर में कोई डाउट है नहीं है या समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो डाउट पूछ लो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये था बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए, having talked about this basic hydrolysis of ester, now let us talk about the acidic hydrolysis of ester। दिवाकर, क्या चीज रिपीट करनी है बेटा? अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया देन इन दैट केस आई वुड से कि आप इसको बैक करके फिर से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इट इज CH3COOCH3 प्लस H2O in presence of H plus to give us CH3COOH along with CH3OH। ठीक है। चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। अब यहां पर हमारे पास OH माइनस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बेस नहीं है, हमारे पास है एसिड। तो एसिड पहले अटैक करेगा, एसिड यहां पर अटैक करता है, हमारे पास है H प्लस, ये H प्लस अटैक करता है इस जगह। और एक बात का ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एरो है, ये एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट बताता है, एटम की मूवमेंट नहीं बताता। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर मूव कर रहा है H प्लस की तरफ। तो इसलिए बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह बात ध्यान से समझना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू एंड अप विद, वी आर हैविंग CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर H है, दिस इज O CH3 और यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने आज बॉन्डिंग की क्लास अटेंड की थी तो हमने फॉर्मल चार्ज की बात की थी। तो फॉर्मल चार्ज अगर निकालोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, लाइक कर दीजिए फटाफट। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ वाटर। नाउ देयर विल बी एन अटैक ऑफ वाटर। यहां पे हमारे पास है
HOH, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। अभी जो वाटर का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अटैक करता है इस कार्बन, ठीक है। अब फिर से जब कार्बन पर अटैक करेगा तो बॉन्ड फिर से क्लीव हो जाएगा, जैसे क्लीव होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है, इसलिए ज्यादा एटम वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। अब जब ये इस तरीके से अटैक करेगा तो हमें मिल जाएगी एक स्पीशी, यहां आएगा CH3, दिस इज C, दिस इज O, दिस इज H, ठीक है, दिस इज O, दिस इज CH3, और यहां पर हमारे पास है O, H, and here is the positive charge. नेक्स्ट स्टेप में ये निकल जाता है, क्या निकला यहां से H+, and we get CH3, COH, OCH3, OH। अगेन यहां से निकलेगा CH3OH, जैसे वो बेसिक में निकला था, and we are going to get CH3C double bond O, OH। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर व्हाट वी फाइंड इज दैट H प्लस हैज बीन कंज्यूम्ड एंड फॉर्म्ड, बट लास्ट में वो H प्लस कंज्यूम नहीं हो रहा, यहां पर हमें एसिटिक एसिड मिल रहा है, एसीटेट आयन नहीं मिल रहा है। ओम सी इंडांगर बेटा वेलकम, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, यहां पे H प्लस कंज्यूम्ड, यहां पर H प्लस फॉर्म्ड और फिर कंज्यूम नहीं हुआ है। सो H प्लस कंसेंट्रेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट। अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन यहां पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है H प्लस इज कैटालिस्ट। तो H प्लस एक कैटलिस्ट है, फाइन। ये हमारे पास स्टेप 1 है, ये हमारे पास स्टेप 2 है, ये हमारे पास स्टेप 3 है, ये हमारे पास स्टेप 4 है, और RDS इज स्टेप 2। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि स्टेप 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उषा सिंह बेटा हमारी क्लास के दो टाइमिंग है, 5 बजे और 8 बजे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ओके। अब अगर हम इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं तो एक बड़ी पिक्यूलियर सी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो पिक्यूलियर प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पीशी यहां पर बनी हुई है, दिस स्पीशी, ये रिएक्टेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट के फॉर्म में हम रेट लॉ नहीं लिख सकते। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम रेट लॉ लिखेंगे, इसे समझें जरा। लाइक करते चले जाइएगा, लाइक करने में आप बहुत ज्यादा आलस करते हैं। हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K1 लिख दें इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO CH3H प्लस। ये बात समझ में आ गई? यहां देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हमारे पास दो स्पीशी हैं, एक ये विच इज CH3COO CH3H प्लस, और दूसरा वाटर। ये दो स्पीशी हैं हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। तो चलिए इसे देखें, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि दिस इज एन इंटरमीडिएट,
फर्स्ट स्टेप इज अ फास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप एक फास्ट स्टेप है। तो उसमें होगा ये कि अगर हम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को कंज्यूम कर भी ले, थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट यूज भी हो जाए, तो फर्स्ट स्टेप लगातार इंटरमीडिएट को बनाता चला जा रहा है। तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। तो हम ये लिख देते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, that is equal to the product of the concentration of products CH3COOCH3H plus divided by the product of the concentration of the reactants। अब इस इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट है CH3COOCH3 एंड H प्लस। तो अब अगर इस इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3H प्लस is equal to K equilibrium multiplied by CH3COOCH3 into H plus। Is this clear? ठीक है, ओके। नाउ अब हम इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू K1 into K equilibrium into concentration of H plus into concentration of CH3COOCH3 into concentration of water। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ये? तो में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है, आई बिलीव, है ना? क्या हुआ? फायसू भट्ट, कश्मीर आकाश, ग्रेट। क्या हुआ? एम आई क्लियर? यस आई एम। चलिए, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें। अगर हम H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट बदल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन जो इनिशियली है, लास्ट में भी वही है। H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि H प्लस एक कैटलिस्ट है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन बिकम्स अ कांस्टेंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इस वाटर के कंसंट्रेशन की बात करें तो वाटर इज इन ह्यूज एक्सेस। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द सॉल्वेंट। So water in this case is the solvent। और क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है, तो इसका भी कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत अगर चेंज कर लोगे तो रेट पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये और ये कैन बी इंक्लूडेड इन कांस्टेंट। तो हमारे पास जो रेट है ना, रेट इज इक्वल टू K1 KEQ
concentration of H plus, concentration of H2O into concentration of CH3COOCH3, and this entire thing becomes a constant. कश्मीर में 80% बच्चे आकाश में पढ़ते हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स अ रिएक्शन, तो ये बन जाता है रेट इज इक्वल टू के। अब ये सारे कांस्टेंट को मिला के हमने एक कांस्टेंट बना दिया के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3। अब ये रिएक्शन था मल्टी मॉलिक्यूलर, ये रिएक्शन था मल्टी स्टेप, लेकिन इसका अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर लेते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर आता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जर्व होता है, और ऐसे रिएक्शन के लिए कहा जाता है जो जो खुद है नहीं ना और बिहेव करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्यूडो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कुछ लोग इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं, एनसीईआरटी में भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, बट इट इज बेटर टू से स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर होने की वजह से ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। एक जो सब्सटेंस है रिएक्टेंट वो कैटलिस्ट बन जाता है, दूसरा जो सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट बन जाता है, तो इसीलिए वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। Now this is what we have as acidic hydrolysis of ester. Acidic hydrolysis of ester is a pseudo unimolecular या pseudo first order reaction. ठीक है। कोई कंफ्यूजन? राधिका, मैंने वही तो बताया था, बेस इज अ सेकेंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। पूरा मैंने मैकेनिज्म बताया आपको, अगर नहीं देखा तो पीछे करके प्लीज देख लीजिए, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। बेटा अगर माइन्यूट वाटर लोगे तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बनेगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा, देन वाटर विल नॉट बी अ सॉल्वेंट। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, यस, एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है कि वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? ओके, so that's what we have a pseudo unimolecular reaction या pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमारे पास है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की, तो वो भी एक pseudo unimolecular रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। फैसू भट्ट बेटा इनविटेशन भिजवा दो, हम आ जाएंगे। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर OH माइनस कंज्यूम हो जाता है, तो इसलिए वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, और ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर रिएक्शन बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस की।
देयर इज समथिंग कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब यह है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट पे रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। एक बात का ध्यान रखना, फॉर अ रिएक्शन टू बी जीरो ऑर्डर, all reactants are in, हाँ जी, हाँ तो मैं एक डाउट पूछो ना बेटा, ये आपको किसी को बोलने की क्या जरूरत है? महक, मैंने क्या बोलते हैं चार्ट पे लिखा है। आपने चैट पे डाउट लिखा है। आपने बोला वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बेटा, वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे ना, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में तो नहीं करेंगे। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, वो पूरा चैप्टर है यस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दैट इज अ चैप्टर नंबर, अब कौन सा चैप्टर नंबर हो गया है, बहुत सारे चैप्टर डिलीट होने के बाद। फोर, सो फोर। हाँ अब चैप्टर नंबर 4 हो गया ना। तो चैप्टर नंबर 4 हो गया, ठीक है। हाँ चैप्टर नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम देखते हैं इसे, ठीक है। चलिए, all reactants are huge excess and rate depends on catalyst और एनर्जी। मतलब ये ऐसे फैक्टर पे डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन हो जाते हैं ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, या हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि वो भी कैटलिस्ट के सरफेस पर डिपेंड करता है, जहां पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ह्यूज एक्सेस में प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? Okay, so that's what we have as the zero order reaction. A reaction the rate of which does not depend on concentration of the reactants is termed a zero order reaction. The rate of such a reaction depends on a factor other than the concentration of reactant. ये फैक्टर कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, नेचर हो सकता है। और एक बात का ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तभी बनता है जब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हो जाए। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन आपके कोर्स में है नहीं, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारे पास नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन रेट कम हो जाए, तो उस सब्सटेंस के लिए ऑर्डर नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास होल नंबर भी हो सकता है और दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, कि हम रेट लॉ को इंटीग्रेट कैसे कर देते हैं, हाउ डू वी इंटीग्रेट द रेट लॉज। तो सबसे पहले जरा हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉज की। तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, यानी कि जो हम कंडीशंस लेकर चलते हैं वो, ये कंडीशंस ना किताब में कभी बताई नहीं जाती, ये मान ली जाती है कि तुम्हें पता ही होंगी, ठीक है। पहला, रिएक्शन इज ऑलवेज, चाहे हम किसी भी की बात करें, ए गिविंग बी, यानी कि एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। सेकंड, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ reactant is 1. Finished. Stoichiometric coefficient of the reactant is 1. ठीक है। So rate, differential rate law is equal to minus dA by dt. खत्म, और कुछ पंगा लेना ही नहीं है। ये चीज बताते नहीं और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर अगर हम ये ले ले तो क्या होगा, अगर हम ये कर दे तो ये होगा, सर अगर इक्वेशन चेंज कर दे तो क्या होगा। बेटा इक्वेशन चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन हमेशा यही है।
बेटा गोल्डबर्ग एंड वागे लॉ इज लॉ ऑफ मास एक्शंस, हम लॉ ऑफ मास एक्शंस की यहां पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में यूज करेंगे, वो रेट इक्वेशन है, ठीक है। एंड रेट is equal to k into a raised to power n, where n is equal to order. कोई सा भी इक्वेशन ले लो। इज दिस क्लियर? लाइक कर देना जिसने भी अभी तक किया नहीं है लाइक। अभी किसी ने कुछ पूछा है? बेटा प्रोडक्ट की बात हम कर ही नहीं रहे मुन्ना, यहां पर हम सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एट ऑल। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है ना, इंटरैक्ट लाइव विद अनूप सर? राइट सुमित, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो अब ये चीजें अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो। अब हम बात करेंगे वेरियस रिएक्शंस की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल से रिएक्शन की जिसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर। एक बात का ध्यान रखना, किसी किसी किताब में किसी किसी टीचर ने आपको हो सकता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करवा दे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कर दे, फ्रैक्शनल ऑर्डर करवा दे, नेगेटिव ऑर्डर करवा दे, कोई सा भी ऑर्डर करवा सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसलिए फालतू के रिएक्शंस करने के चक्कर में मत पड़ना। आपके कोर्स में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन इज ए गिविंग अस पी, रिएक्टेंट गिव्स अस द प्रोडक्ट। और अब जब रिएक्टेंट गिव्स अस द प्रोडक्ट की बात आती है तो हमारे पास आ जाता है रेट। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर जीरो। ऑर्डर इसका जीरो है तो ये हमारे पास रेट इक्वेशन है। तो अगर ए रेस टू पावर जीरो है तो इट सिंपली बिकम्स इक्वल टू के। बेटा स्यूडो ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा ना। स्यूडो के बारे में हमने जान लिया है लेकिन उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ नहीं कर रहे, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे हमारे पास के बराबर आ जाएगा, फिर फर्दर हमारे पास रेट का एक और इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज माइनस डी ए बाय। नाउ दीज आर गिविंग अस द सेम रेट, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू, और ज्यादा ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट k। इसी से पता चल जाता है कि यहां पे रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स अ कांस्टेंट, इट रिमेन्स अ कांस्टेंट टिल द टाइम द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ठीक है। कविता क्या चीज फिर से समझानी है बेटा, ये तो बता दो कहां से समझ में नहीं आया। आप अभी अभी अवतरित हुए हैं क्या कविता? चलिए अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जीरो ऑर्डर वाला टॉपिक क्या समझाना है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है और जीरो ऑर्डर के अंदर हमारे पास सीधी सी बात यह है कि रेट इज इक्वल टू द कांस्टेंट रेट कांस्टेंट। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, बेटा मॉलिक्युलरिटी का टॉपिक हम पहले कर चुके हैं और काफी डिटेल में किया है हमने। पिछली क्लास देखो मैं,
मैं क्या चीज नहीं समझ में आई थी आपको मॉलिक्युलरिटी में? बोलो। हमने यहां पे जब हमने ये रिएक्शंस की बात की थी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास दो स्पीशी हैं, तो दिस इज अ बायमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें दिक्कत क्या है? बोलो महक। तो हमारे पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली जीरो मॉलिक्यूलर नहीं होता, मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन बस इसलिए क्योंकि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो इतना ज्यादा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने पर रेट पर असर नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने के लिए हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, तो हम लिख देते हैं डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। यहां पे होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बीच में। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करते। अब यहां पे किसी के पास मैथमेटिक्स है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू इंटीग्रेट इट। यहां पर हम करते हैं इसको ए इनिशियल कंसंट्रेशन से ए टू अ कंसंट्रेशन टी। अब ये जो टी कंसंट्रेशन है ये कोई फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है, ये कोई फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है। दिस इज अ कंसंट्रेशन जो हम डिसाइड कर रहे हैं, इतने ड्यूरेशन के बीच में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड हियर वी हैव डी ए एंड दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी। अब ये टी वन टू टी टू भी ले सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं, आप टी वन टू टी टू ले सकते हो, या फिर आप जहां से भी पॉइंट ले रहे हो उसी को इनिशियल टाइम मान लो, माइनस के टी टी। ठीक है। अब खास बात यह है कि माइनस के तो है कांस्टेंट, तो इसको तो निकाल लो बाहर। तो हमारे पास आ गया ए नॉट से ए टी डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल जीरो टू टी डी टी। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है ए टी माइनस ए नॉट। ठीक है। एंड दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस के टी। ये इंटीग्रेशन करके आ जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल करके आ जाता है। जो मर्जी ले लो लावण्या, आपकी मर्जी है, जीरो टू टी ले लीजिए, टी वन टू टी टू ले लीजिए। अगर टी वन टू टी टू ले लेते हो तो यहां पे ये टी टू माइनस टी वन आ जाएगा, डेल्टा टी ले लो, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वैसे हम जीरो टू टू लेकर चलते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। राधा सिंह, आपने हैंड रेस किया, अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो अब इसको हम कई तरीके से घुमा के लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को। क्लियर? अब यहां पर ना कुछ ग्राफ बनाए जा सकते हैं, कुछ ग्राफ बनाए जा सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। और यह बात ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ग्राफ्स। ग्राफ के लिए एक एक्सिस ये बनेगी, दूसरी एक्सिस ये बन गई। ठीक है। और अब ग्राफ में हम कई तरीके से लगा सकते हैं ग्राफ, जैसे कि हम यहां पे बना देते हैं रेट, और यहां पर हम लिख देते हैं कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन इज विद टाइम,
टाइम जैसे जैसे चेंज होता चला जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज होता चला जाएगा। या फिर आप इसको एटी भी लिख सकते हैं, दिस इज द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं हम। अब इस ग्राफ में हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं रेट। नाउ रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के साथ साथ रेट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर हम एक और ग्राफ ले सकते हैं। We can have the graph where we are talking about the concentration with respect to time, कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम किसी ग्राफ को बनाने की बात करते हैं, वी नीड टू हैव द इक्वेशन कि हम कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं। जब हम यहां पे रेट की बात करते हैं, तो रेट इज एक्चुअली इक्वल टू के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, पहले एक बात का ध्यान रखना, रिएक्टेंट इज इन अ ह्यूज कंसंट्रेशन, पहले से ह्यूज कंसंट्रेशन में, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ज्यादा, तभी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो यहां पर अगर इसकी बात करेंगे, दिस इज गोइंग टू एक्चुअली बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन विच दिस पार्ट इज के। दैट्स द ग्राफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और दूसरी बात, यहां पर भी रेट इज इक्वल टू के है, और जब तक ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब तक रेट कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहां पर भी आपके पास ग्राफ ये सीधा स्ट्रेट लाइन आ गया, और ये बन गया के। जब इस इक्वेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर हमारी इक्वेशन है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये है y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, वेयर माइनस एम इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये ग्राफ जाएगा इस तरीके से, वेयर द स्लोप इज माइनस के और द इंटरसेप्ट इज ए नॉट। तो ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। किसी को कोई दिक्कत? ग्रेट। तो अब अगर ये दिक्कत नहीं है, तो नाउ लेट्स गेट अलोंग विद द नेक्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं एक बड़े मजेदार से कंसेप्ट की, एंड दैट कंसेप्ट इज हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर concentration of reactant to become half. ठीक है, at half life AT, इसको कभी कभी A 0.5 लिख देते हैं, या फिर इसको A 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, is equal to A naught, that is initial concentration, by 2। ठीक है, that is equal to A naught by 2। अब यहां पर अगर इसकी बात करें, तो व्हाट वी गेट, हमारे पास इक्वेशन है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी की वैल्यू आ जाएगी ए 1/2, दैट इज 0.5, इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी 1/2, या 0.5 लिख दीजिए। दिस इज एक्चुअली ए नॉट बाय 2, दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी 1/2। So T1/2 is equal to
A naught minus A naught by 2 whole divided by K. So T half is equal to A naught by 2K. हाँ जी बेटा। कभी यूज होगा क्या? बेटा जितना करवा दिया उतना ही यूज होगा, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत डरना कि मैथमेटिक्स नहीं आता, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन करके आपको जो फॉर्मूले आएंगे ना, आपको वो फॉर्मूले याद रखने हैं, इंटीग्रेशन याद नहीं रखना। आपके पेपर में कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा कि यू हैव टू इंटीग्रेट इट, नो यू डोंट हैव टू। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन करके फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ गया ना, आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेशन नहीं। ठीक है, फिजिक्स में कहीं आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, केमिस्ट्री में आपको इंटीग्रेशन कहीं करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। में आते हैं। इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, लेकिन नीट के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन डेरिवेशन को इतना मुश्किल तो है नहीं, मुफ्त के 3 नंबर है भाई। इंटीग्रेट करना नहीं है, रट्टा मारना है, मार दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टी हाफ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसके कंप्लीशन की बात करें, कंप्लीशन की बात करें तो कंप्लीशन का मतलब है ए टी इक्वल टू 0, फाइनल कंसंट्रेशन इज 0। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, अब के टी को 1 लिख दीजिए, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी 1, तो T1 is equal to A naught by K, which is equal to actually twice of T half. ठीक है, अब ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डालना, ओनली फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन completion time is double of half life. A जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और किसी के लिए नहीं। कोई दिक्कत? चलिए, so that is what we have as the integrated rate law for a zero order reaction. क्या वल्लवन ने क्या पूछने लगे थे आप? कुछ कह के आपने मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। और अब आंसर अगर हमें चाहिए तो आई थिंक वी कैन जस्ट पुट इट द रेट इक्वेशन। अभी एक काम करते हैं ना, एक इक्वेशन वो बना देते हैं आपके लिए, पोल, तो इट इज 1 और इट इज,
गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वॉज 2। क्लियर? चलिए इसका भी आंसर दे दीजिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमें सिर्फ 13 वोट्स क्यों मिले 22 वॉचिंग में? चलो कोई नहीं। इसका भी आंसर देख लें हम। भाई आंसर दे दो इसका। 10 वोट, 10 के 10। अभी अभी आंसर लिया है ना। चलो बढ़िया है। द आंसर वॉज द फर्स्ट वन, A naught by K. The time required to complete half of a zero order reaction is half of the time required to complete the zero order reaction. हाँ बेटा बोलो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अभी तो किया था। हाफ कंप्लीशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? हाफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। अभी अभी पूरा डेरिवेशन किया था ना बेटा हाफ लाइफ का। चलिए तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ग्राफ। आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है? कोई बात नहीं, हमने ये ग्राफ बना लिया था। कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पॉजिटिव स्लोप कहां है बेटा? हाँ, नेगेटिव स्लोप है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तो नेगेटिव स्लोप है। अब हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव स्लोप ही तो आएगा। पॉजिटिव स्लोप कहां आ सकता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो फिर से हमारे पास यही आएगा, रिएक्टेंट इज ए गिविंग अस द प्रोडक्ट पी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है रेट। नाउ द रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू K into concentration of A raised to power 1. This is the first order reaction. ठीक है, हम 49 लाइक्स पे अटके हुए हैं। 50 लाइक्स कर दो भाई, अच्छा लगेगा। 50 लाइक्स अच्छे लगते हैं। तो यहां पर इसको बात करोगे तो आपके पास आ गया माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। कौन सा टॉपिक का टेस्ट है? कब? कल? यस सर। कल सुबह पीरियोडिक टेबल। ओके।
12 बजे हम पीरियोडिक टेबल का टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम इक्वेट करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ, नहीं इंटीग्रल अभी कहां से करें, पहले इसको सेपरेट कर दें। तो हमारे पास आ जाएगा डी ए बाय ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे ए नॉट से ए टी तक, डी ए बाय ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी माइनस के डी टी, ठीक है। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ln x, ठीक है। एंड ln x इज इक्वल टू 2.303 log x. log x is base 10 and ln x is base e, ठीक है। बस याद रखने की चीज है, मत करो याद, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा ln ए टी माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब इस इक्वेशन को ना कई तरीके से घुमाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके से घुमाया जा सकता है। अब घुमाएंगे कैसे? इट कैन बी मेड ln ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट कर दूं तो ये बन जाएगा ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। हाँ घुमा सकते हैं बेटा, घुमाएंगे, बिल्कुल घुमाएंगे सुमित। नहीं भी घुमा सकते तो हमारे पास तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ना, घुमा भी सकते और नहीं भी घुमा सकते, तो हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, ठीक है। अब इसे और कैसे घुमा सकते हैं हम? इसे और तरीके से घुमाने का तरीका ये है, हमारे पास है ln ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये आ जाएगा 2.303 लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। आप इसे लिख सकते हैं log ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, या फिर इसको घुमा दीजिए एंड इट बिकम्स log ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। देखो बेटा यहां पे माइनस साइन यहां पर है, यहां पर नहीं है, और ये ऊपर ए नॉट आ गया है ए टी की जगह। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अरे कैसे भी लिख सकते हैं लावण्या, बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। सवाल यह है कि उससे लिखने में हमें क्या फायदा है। हम हर वो चीज नहीं कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, हम वो चीज कर रहे हैं जिसे करने में हमें बेनिफिट है, ठीक है। अतीका अगर आपके पास अगर ये न्यूमेरिकल्स ऐसे आ गए जिसमें लॉग टेबल चाहिए तो उसमें लॉग की वैल्यू दी जाएगी
एंड डोंट वरी, नीट के एग्जाम में ऐसे लॉग वैल्यूज नहीं होती जो आप पता ना कर सके। लॉग 10 होगा, लॉग 100 होगा, लॉग 1000 हो जाएगा। डोंट वरी, इट डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? भाई जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। चलिए, अब इतना समझने के बाद लेट अस टॉक अबाउट द हाफ लाइफ। या पहले ग्राफ समझे? चलो पहले ग्राफ समझ लेते हैं इसके। वही ग्राफ फिर से। ये क्या हो रहा है? हम्म, हम्म, ओके। चलिए, सबसे पहले ये रेट वर्सेस ए, या फिर आप इसको एटी लिख दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। यहां पे ग्राफ सीधा सीधा ये आएगा, रेट is equal to K concentration of A. Now this would be a straight line passing through the origin where the slope is simply K. जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे, रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज लीनियरली। ठीक है। दूसरा, रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम? नहीं, पहले हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए या फिर एटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इस इक्वेशन की बात करोगे ना, ये वाली इक्वेशन है ये, और इस इक्वेशन की अगर बात करोगे तो दिस वुड बी अ काइंड ऑफ अ ग्राफ ऐसा। ठीक है। जब आप यहां पे रेट की बात करोगे ना, तो रेट इज इक्वल टू के ए टी। नाउ रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो के ए नॉट बाहर आ जाएगा, फिर से वो ग्राफ ई रेस टू पावर माइनस के टी का ही बन जाएगा। तो दिस ग्राफ ऑल्सो वुड बी स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या हो रहा है ये? करेक्ट। एंड फर्दर हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है, एल एन ए टी वर्सेस टी। यहां पे ग्राफ सीधा सीधा है, एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, एंड दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन।
with a slope as minus k. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, let us talk about the half life of the first order reaction. रुको, हमारे पास है इक्वेशन ln a naught by at is equal to kt. ठीक है, अगर मैं हाफ लाइफ लेके चलता हूं तो इट बिकम्स ln a naught upon a naught by 2 is equal to kt half. ठीक है, इट बिकम्स ln 2, a naught कैंसिल हो जाएगा, ln 2 is equal to kt half. तो हाफ लाइफ is equal to ln 2 by k. Now ln 2 is equal to 2.303 log 2 by k. ठीक है, which would be equal to 2.303 और log 2 की वैल्यू इज 0.301 होती है बाय के. ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास आ जाता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के. ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है पूरा. हाँ भाई, इसका आंसर क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव, व्हाट इज द आंसर? ओके ग्रेट. सो यू से ऑप्शन 4. बेटा log 2 की वैल्यू है 0.301. ओके, सो योर आंसर इज आंसर 4. ओके, और किसी का क्या आंसर है? सबने 4 आंसर दिया है. फंस गए. इसका आंसर 5 है. आपने पढ़े थे ऑप्शन? क्या हुआ? मार दिया ना तुक्का. फंस गए. प्लीज एक्सप्लेन ऑप्शन 1. अंजल, एक्सप्लेन. ये लो पीछे देखो. अब भी डेरिवेशन किया है, अब भी डेरिवेशन किया है. सो रहे थे क्या मुन्ना? क्या बात है मुन्ना, सो रहे थे क्या? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ये रहा सेकंड ऑप्शन, ये रहा थर्ड ऑप्शन, ये रहा फोर्थ ऑप्शन. ये क्या हुआ, कैसे हुआ?
चलो इसका आंसर दो। एक बात का ध्यान रखना, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 into 0.3 by k. So k is equal to 2.303 into 0.3 by t half. निवेदिता बेटा, हम सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहां पे क्लास में करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सारे के सारे तुक्का मारने में क्यों विश्वास रखते हैं? log a naught by a log a naught by a t is equal to kt upon 2.303। तो हमारे पास आ गया log a नॉट की वैल्यू 100 ले लो, at की वैल्यू 10 है। 90% कंप्लीट का मतलब है 10% बचा है। at is what is remaining, not what is consumed। k की वैल्यू है 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय t हाफ, और t हाफ की वैल्यू हमारे पास है 10 मिनट्स, मिनट्स में ही रहने दो, इंटू 2.303। सॉल्व करें तो चल, तो ये log 10 इज 1, ये कटा, इज इक्वल टू 0.3, और हाँ ये t है ना, t यहाँ पे t इंटू टी, 0.3 अपॉन 10 इंटू टी। So t is equal to 100 by 3 is equal to 33.33 minutes। कोई दिक्कत? सबके बराबर बराबर नंबर हो गए, 8 वोट आए हैं, दो दो सबने मार दिया, गुड। क्या करेंगे इनका? तुक्का नहीं सॉल्व किया, दो लोगों ने ही सही आंसर दिया। चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए। मार्क कीजिए, मार्क करो बेटा। इसका आंसर है 2। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम ये क्लास को आज यहां पे एंड करते हैं। हाँ बेटा बोलो।
कोई भी नहीं। एज फार एज योर नीट एग्जामिनेशन आर कंसर्न, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल दोपहर को 12 बजे। 12 बजे हमारी क्लास है, फिर रात को 8 बजे भी क्लास है। ठीक है, तो 12 बजे मिलते हैं आपसे। और 1 बजे हमारा राउंड टेबल भी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे सुबह 12 बजे। टिल देन बाय बाय। आज की क्लास जरूर याद कर लीजिएगा, नोट्स में अभी अपलोड कर दूंगा, मिल जाएंगे आपको। पीरियोडिक उसके बॉन्डिंग के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आई होप आपको मिल गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।